दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 का सारा सब्जेक्ट का कंप्लीटली नोट्स और वीडियो लेक्चर चाहिए तो मेरे दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग वहां पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, अपने जो भी ऑनर्स पेपर लेकर रखें सारे ऑनर्स पेपर का कोर्स वहां पे अवेलेबल है। जा करके मेरे दोस्तों आप इजीली से सारे कोर्स को बेहतरीन तरीके से देखकर परचेज करके सारे नोट्स को प्राप्त करके अच्छी तरह से स्टडी करके मेरे दोस्तों आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारा हिस्ट्री है, चाहे अब मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो या एमडीसी पेपर हो, फाइनल एग्जाम से पहले ये जो मैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। तो आइए सर बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने इतिहास को 3 लेक्चरों में डिवाइड किया है, जिसमें से मैं अभी आप लोगों को जो बता रहा हूं ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को याद रखिएगा 80 से 100 के बीच में क्वेश्चन बताने वाला हूं। बाकी जो आप लोगों को लेक्चर 2 भी चाहिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आइए सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। आइए सर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था ना वो हमारा क्या हो जाएगा सर, हड़प्पा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी। देखिए मेरे भाई सिंधु सभ्यता से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला, हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बताना रावी नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई थी तो बताएंगे सर 1921 में। किसने किया था तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। पर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1922, यानी मोहनजोदाड़ो जो है उसी को मेरे दोस्तों सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदाड़ो स्थित है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जो है मेरे भाई वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था तो 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। अगला है सर कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मेरे दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होती है ना वो हमारा होता है मृतकों का टीला, या तो शमशान घाट या तो कब्रिस्तान। जो हमारा मोहनजोदड़ो है ना वो सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो किस धातु का प्रयोग करते थे तो बताएंगे सर तांबा। और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उत्पादन किया था, कपास का। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था तो बताएंगे सर लोहा। इतने सारी चीज को याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था तो लोथल। लोथल कहाँ स्थित है तो बताएंगे सर गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो बताएंगे सर याद रखना भगवा नदी के किनारे हमारा लोथल स्थित है। अगला ऐसे नृत्य को करती हुई लड़कियों की मूर्ति किस स्थल से मिली है तो बताएंगे सर मोहनजोदड़ो। कहां से, याद रखना है मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर आपसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था। मैंने अभी जस्ट बताया सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह वो क्या है सर, लोथल है। एक बात याद रखिए, जो हमारा कालीबंगा है यहाँ पे हमारा हल से जुते हुए साक्ष्य मिला है। और एक क्वेश्चन सबसे डीपली है, याद रखना अपने दिल की गहराई पर बंद कर लीजिएगा, जो हमारा काली चूड़ी है वह कहाँ से पाया जाता है, कालीबंगा से। काली कलर का चूड़ी कहाँ से पाया गया है तो बताएंगे सर हमारा कालीबंगा से। कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है तो बताएंगे सर राजस्थान में। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है तो सरस्वती नदी या तो घाघरा नदी, ठीक है। इतना जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना पूरा डिटेल्स में इसलिए स्टडी करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना एक भी प्रश्न, ठीक ना। आइए सर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार। क्या था मेरे भाई, ट्रेडी यानी व्यापार। और किस सभ्यता के साथ इनका जुड़ा हुआ था तो मेसोपोटामिया। क्या बताएंगे सर, मेसोपोटामिया के साथ। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी मैंने जस्ट बताया सर लोहा के बारे में उन लोगों को ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात करो तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना वह कैसी थी तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना वह चित्र लिपि थी। क्या मेरे भाई, याद रखना है चित्र लिपि थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि जो हमारा मेसोपोटामिया है इसकी लिपि कैसी थी तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या बताएंगे सर, मुस्कुरा कर आंसर बताना है, किलाक्षर लिपि। ओके सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो पशुपति की
पूजा करती थी, किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर किए थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अन्न कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख अन्न यानी मेरे दोस्तों खाद्य पदार्थ जो थे वो गेहूं और जौ था। क्या बताएंगे सर? गेहूं और जौ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? यानी कोई भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो मृत्यु के लाश को क्या करते थे? तो बताएंगे सर दफना देते थे। क्या करते थे? दफना देते थे। अगला प्रश्न पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर का पवित्र मानते थे? सबसे पहले तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवर का प्रमाण नहीं मिला है? तो बताएंगे सर घोड़ा के बारे में उन लोगों को प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन किस जानवर को सबसे पवित्र मानते थे? तो बताएंगे सर बैल को, क्योंकि बैल के माध्यम से वो लोग हल चलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ग्रेट पाथ जिसे हम लोग बोलते हैं कि महान स्नानागार, यह अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कौन सा स्थान में स्थित है? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन पे, और जो हमारा ग्रेट पाथ है मेरे दोस्तों, इस तरह से ग्रेट पाथ है, इसमें उतरने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मकान बनाते थे वह पक्की ईंटों का बनाते थे। किसका मेरे भाई? पक्की ईंटों का बनाते थे। अगला ऐसा, सिंधु सभ्यता की मोहर पर किस प्रकार के चित्र मिलते थे? सिंधु सभ्यता के जो मोहर थे ना वहाँ पे जानवर और का प्रतीक मिलता था, जानवरों का चिन्ह मिलते थे। मेरे भाई कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर होती है ना वो किस चीज़ का बना होता है? तो बताएंगे सर सेल खड़ी का। किसका बना होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर सेल खड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? मुस्कुरा कर बताइए सर। सेल खड़ी का बना होता था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखना है मोहर। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, सिंधु सभ्यता के नगर किस योजना पर बनाए गए थे? तो ग्रिड योजना। कौन सी योजना मेरे भाई? आड़ा तिरछा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का जो आकार थी वो कैसा था, तो मुस्कुरा कर बताइएगा सर त्रिभुजा आकार का था, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना मेरे भाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, जो स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन होगी ना मेरे दोस्तों एकदम छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि वही 5 क्वेश्चन से एग्जामिनर आप लोगों को अंदाजा लगा लेती है कि आखिर स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे हैं। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो मेरे दोस्तों कोई व्यक्ति कहते थे विदेशी आक्रमण हुआ, कोई कहता है अकाल हुई, कोई कहता है मेरे भाई कि बाढ़ आ गया, कोई कहता है सूखा पड़ गई, कोई कहता है विदेशी आक्रमण हुआ, फिर कोई कहता है यहाँ पे भूकंप आ गई। यानी आज तक कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदारी कौन था? अभी मैंने जस्ट मुस्कुरा कर बताया था, क्या? मेसोपोटामिया। और सेमेस्टर 2 का भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई, यानी मेरे दोस्तों आप लोग एग्जाम के बाद सेमेस्टर 2 की बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करा दिया गया है। आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम जुड़ करके हजारीबाग यूनिवर्सिटी या ऑल यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित है सारे यूनिवर्सिटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए गुरुजी जैन धर्म के जो संस्थापक थे ना मेरे दोस्तों वो होगा कौन? तो बताएंगे सर जैन धर्म के जो हमारे संस्थापक थे वो एक्चुअली महावीर स्वामी होगा। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स ने मेरे दोस्तों कहते हैं क्या कि याद रखने मेरे भाई क्या कि ऋषभ देव, नहीं ऋषभ देव जो है मेरे भाई पहला जैन धर्म का तीर्थ थे। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अब पारसनाथ जो थे मेरे भाई याद रखना है ये हमारा क्या था? 23वें तीर्थकर थे। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला कौन था? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? तो बताएंगे सर पारसनाथ। और अगर अंतिम पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी जैन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बात है सर 24वें तीर्थकर कौन थे? मैंने अभी जस्ट मुस्कुरा कर बताया था सर, याद रखना जो 24वें तीर्थकर थे यहाँ पे गलत दिया हुआ है भाई। 24वें तीर्थकर जो थे ना वो हमारा क्या हो जाएगा सर? महावीर स्वामी जैन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बताएंगे सर महावीर स्वामी जो है इसका जो जन्म होती है ना गुरुजी, इसका जन्म होता है वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में होता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है लुम्बिनी ग्राम में होता है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का निर्वाहन कहाँ हुआ था। अब जो हमारे महावीर स्वामी है इसका जो निर्वाहन होती है वो आपसे पूछा गया कि आखिर कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इसका राइट आंसर होगा ना पावापुरी में। कहाँ पे मेरे भाई? पावा यानी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। जैन धर्म के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ना वो एक ही है, त्रिरत्न। क्या बताएंगे सर? त्रिरत्न, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सिंपल सा फंडा है सर, गौतम बुद्ध होगा। इसके अलावा कौन होगी? गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश सारनाथ में, याद रखना है। पहला उपदेश कहाँ से दिया था गौतम बुद्ध ने? तो मेरे दोस्तों सारनाथ में दिया था। इसका जन्म कहाँ हुई थी? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने जस्ट बताया लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि जो गौतम बुद्ध थे इसकी ज्ञान की प्राप्ति की कहाँ हुई थी? बोध गया में, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अभी मैंने जस्ट बताया बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 का जो अभी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसका सारा नोट्स चाहिए, तो मेरे दोस्तों आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी, एमडीसी, एएसी, आपने जो भी पेपर लेकर रखा है सारा पेपर का कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। अभी जाएं, आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देके रखा है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके सेमेस्टर 1 का ना कंप्लीटली आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी। और मेरे दोस्तों जो वीडियो लेक्चर होगी ना एकदम देसी लैंग्वेज में एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया गया है, इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। अगर मेरे दोस्तों किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9122228860 9122228860 पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है सर कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुई थी ना वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पे मेरे भाई? कुशीनगर में इसकी निवारण हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख की समाप्ति का मार्ग क्या है। बौद्ध धर्म में जो दुख होते हैं ना उसका जो दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है, उस मार्ग कहते हैं आस्तिक मार्ग। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आस्तिक मार्ग कहते हैं। अगला, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है हमारा याद रखना जैन धर्म से संबंधित है। किससे मेरे भाई? जैन धर्म से हमारा त्रिरत्न संबंधित है। पंचशील का संबंध किस धर्म से है? आपसे पूछा गया जो हमारा पंचशील है इसका संबंध किस धर्म से है? तो बताएंगे सर पंचशील का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश संकलित है? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में जो है बुद्ध का पूरा बेहतरीन तरीके से उपदेश का वर्णन किया गया है? तो वो हो जाएगा त्रिपिटक। क्या मेरे भाई? याद रखना है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जैन धर्म के अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स, अनुयायी किस व्रत का पालन करते थे? तो बताएंगे सर ये जो व्रत के पालन करते थे ना वो पंचम हवर्त, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर बौद्ध धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के टोटल 2 संप्रदाय है, एक हीनयान और महायान। याद रखना है बौद्ध धर्म का कितना मेरे भाई? 2 है, इस बात को याद रखना है, हीनयान और महायान। लेकिन हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का क्या है तो बताएंगे सर श्वेतांबर और दिगंबर, उनका भी 2 है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब बौद्ध धर्म का है हीनयान और महायान, ठीक ना। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भाई? तो बताएंगे सर अंग। क्या बताएंगे सर? अंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताएंगे सर डी, आत्मा का अस्तित्व, ये शामिल नहीं है, बाकी क्या है चारों शामिल है। अगला क्वेश्चन सर महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बताएंगे सर प्राकृतिक भाषा में दिए थे। पर गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिया था भाई? पाली भाषा में दिया था, इस बात को याद रखना है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिया था, ठीक है। तो चलिए सर मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को ना बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ में आ रहा होगा। और जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना वैसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा फिक्र नहीं करना कि सर कैसा आएगा क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो बताएंगे सर मगध साम्राज्य के जो पहला शासक था वो हमारा बिंबिसार होगी। कौन हो जाएगी सर? बिंबिसार चचा होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। कहाँ पे रे भाई? बताएंगे सर, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में था। अगला है सर, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? आपसे पूछा गया जो हमारे बिंबिसार है वो हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन से? हर्यक वंश से संबंधित है। 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगी ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर आना नहीं है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ वही 5 क्वेश्चन है जो आपकी कॉपी को डिसाइड करेगी कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस करना इस सब चीज़ों पे। बाकी मैं लॉन्ग क्वेश्चन का सारा नोट्स वगैरह मैं एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउनलोड करके आप इजीली से देख सकते हैं। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीता था? तो वैशाली को। किसको मेरे भाई? वैशाली को जीता था। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसका मेरे भाई? बिंबिसार का। शिशु नागवंश के संस्थापक किसने किया था? तो शिशु नागवंश का तो बताएंगे सर शिशु नाग किया था, नाम से ही पता चलता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर घनानंद। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मगध साम्राज्य के किस शासक ने 18 महाजनपदों को एकत्र कर मगध को शक्तिशाली बनाया था? एक्चुअली 16 महाजनपद था, गलत बता रहा भाई, ये 16 महाजनपद था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो होगा हमारा पंदनंद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश का अंत किया था? तो नंद वंश को अंत किया था चाणक्य की मदद से, यानी चाणक्य का नाम मेरे दोस्तों याद रखना है कौटिल्य भी है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा था? मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध वंश था हमारा मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा सर? मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौर्य वंश, आई एम रियली सॉरी, बिंबिसार ने कौन से बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध को। याद रखना है, गौतम बुद्ध को देखकर लालची आया कि मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। अगला है सर, मगध साम्राज्य की वृद्धि में निम्न में से कौन से कारक सहायक थे? तो बताएंगे सर उपज भूमि, लोहा हाथी। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, 15 मार्क्स के, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, बिंबिसार ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? ओ माय गॉड, लवली स्टोरी। तो बताएंगे सर कौशल्य के। किसके? कौशल्य के। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? राजगीर को अपनी राजधानी बना ली थी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वह कहाँ पे आयोजित किए गए थे? राजगीर में। याद रखना है 4 बौद्ध संगीत हुई थी, चारों बौद्ध संगीत को एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को कर लेना है। क्या मेरे भाई? अच्छी तरह से कर लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए मेरे भाई छोड़कर नहीं आना है। अजातशत्रु ने कौन सा युद्ध रथ बनाया था? तो क्वेश्चन मुझे 16 है, इसका जो राइट आंसर होगा रथ मुसल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर, नंदवंश किस प्रकार की नीति के लिए प्रसिद्ध है? नंदवंश जो है वह किस प्रकार की नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर संग्रह नीति के लिए। किसके लिए मेरे भाई? संग्रह नीति के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मगध किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो बताएंगे सर मगध जो है हमारा प्यारा सा गंगा का नदी के किनारे बसा हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्थान का प्रमुख कारण क्या है? मगध साम्राज्य के उत्थान का प्रमुख कारण है मेरे भाई शक्तिशाली सेना, कृषि उन्नति, भौगोलिक स्थिति, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा रहना, बहुत सारे कारण है भाई। ठीक है, और 16 महाजनपद में से ना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है मगध महाजनपद, इस बात को याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापतियों को हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। किसको मेरे भाई? सेल्यूकस निकेटर को पूरी तरह से हरा दिया था। ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र था। कौन हो जाएगी सर? इंद्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में पूछा गया ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की रानी कहा गया? सरस्वती। और ऋग्वेद में किस नदी के बारे में उल्लेख किया गया था? वो भी हमारा सरस्वती होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी? सरस्वती होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला है सर कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। किस पर मेरे भाई? कृषि पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेद।
और वैद के बारे में मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर इजीली से देख सकते हैं। पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में ना पूरा पोस्टमार्टम करके रखा है। वहां से एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके पेपर में बाहर नहीं आएगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है सर, वैदिक काल में राजा का चुनाव किस संस्था द्वारा किया जाता था? तो जो राजा का चुनाव होती थी ना दोस्तों, वो हमारा समिति होगा। क्या हो जाएगी सर? समिति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। और 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। संगीत का संबंध किससे है? तो सामवेद से। 100 से संगीत और 100 से सामवेद। ठीक है, चलिए सर, वैदिक सभ्यता किस धातु से परिचित थी? तो लोहा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सभा और समिति किससे संबंधित है? सभा और समिति जो है प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस वेद को गान वेद कहा जाता है? आखिर किस वेद को हम लोग गान वेद के नाम से भी जानते हैं? तो बताएं, गान मतलब गाना, गाना मतलब संगीत, तो सामवेद। सिंपल सा फंडा है सर। वीडियो को देखकर कैसा फील हो रहा है मेरे दोस्तों? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? प्रॉफिट हो रही है? तो एक बार मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो मुझे काफ़ी ताकत मिलती है और मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ करना और धार्मिक अनुष्ठान करना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। वैदिक काल में किस धातु को आयस कहा जाता है? तो आयस को कहा गया किसको? लोहा को। किसको कहा गया मेरे भाई? लोहा को कहा गया। किसको? मुस्कुरा कर बताइए सर। लोहा को कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा को किस रूप में देखा जाने लगा था? राजा को किस रूप में देखा जाने लगा? तो बताएंगे सर, ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में। किसके? ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञ का संबंध किससे था? तो राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन का। वैदिक सभ्यता के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? वैदिक सभ्यता के दौरान जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है वो हमारा गुरुकुल है। क्या हो जाएगा सर? गुरुकुल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस ग्रंथ में वैदिक ऋचाओं का गान संगीत के रूप में होता है? अभी मैंने जस्ट बताया, संगीत जैसी बात आए मुस्कुरा कर बताना सर, सामवेद है ना दोस्तों। अगला, ठीक है, वैदिक समाज में फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, सेमेस्टर 1 का आपने जो भी ऑनर्स पेपर लेके रखा है, सारे ऑनर्स पेपर का बीएससी पेपर, एमडीसी पेपर, मेजर पेपर, माइनर पेपर, एईसी पेपर, सारे पेपर का ना नोट्स मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड करके रखा है। तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके ना सारे नोट को प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो लेट ना करें, अभी जाएँ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। वैदिक समाज का प्रमुख पारिवारिक इकाई क्या था? कुल। क्या बताएंगे सर? कुल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है? तो बताएंगे सर ब्राह्मण को। किसको मेरे भाई? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। वैदिक काल में समिति का कार्य क्या था? वैदिक काल में अगर समिति का जो कार्य है वो क्या था? राजा का चुनाव करना। क्या मेरे भाई? राजा का चुनाव करना। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वैदिक सभ्यता के दौरान किस नदी को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है? वैदिक सभ्यता अभी जस्ट बताया भाई, वैदिक सभ्यता की जब भी बारी आए तो अब तुमको बताना है सरस्वती, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि वैदिक काल में किस शिक्षा पद्धति का पालन होता था? तो गुरुकुल पद्धति। किसका मेरे भाई? गुरुकुल पद्धति। तो मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4 टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। और जो मेरे भाई 4 टॉपिक बचा हुआ है, अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग फटाफट सारा विद्यार्थी मिलकर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इससे जल्दी से सेट 2 भी लेकर आइए। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल बात करता हूँ अगला